मूल्यांकन का काम बड़ा कठिन होता है। आप सभी लोगों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं, गहन अध्ययन किया है, उसके निष्कर्ष निकाले हैं और हमने यहाँ श्रोता के रूप में उनको सुना है। सुनने के कारण हमने उसमें बहुत कुछ गुना भी है और बहुत कुछ उस ज्ञान परंपरा से अपने आप को समृद्ध भी किया है। इसके लिए आप लोगों को साधुवाद। महाकवि मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में लिखा है कि जय देव मंदिर देह ली, संभाव से जिस पर चढ़ी, नृप हेम मुद्रा या कि रंक बराटिका। ईश्वर के दरबार में सब लोग कुछ न कुछ अर्पित करना चाहते हैं, अर्पित करते हैं। जो राजा होता है वह सोने की मुद्रा भेंट चढ़ाता है और जो रंक होता है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करता है। लेकिन सभी लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ न कुछ अर्पित करते हैं, अपना कुछ श्रेष्ठ अर्पित करने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं। निस्संदेह इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुतियों के रूप में आप लोगों ने अपना कुछ श्रेष्ठ समर्पित किया है और इसमें बहुत कुछ नया जोड़ा है। इस सत्र में लगभग 9 प्रतिभागियों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं और किसी भी शोध पत्र को कम या अधिक कहना बेईमानी होगी। मीनाक्षी राणा और मंजू गौतम ने संयुक्त रूप से अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया, भारतीय ज्ञान परंपरा में लोक संस्कृति। लोक कला, शास्त्रीय कला, सुगम संगीत आदि को उल्लिखित करते हुए उन्होंने अपने शोध पत्र को रमणीय बनाया है। एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि शास्त्र और लोक दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। लोक में जो कुछ चलता है वह उच्छृंखल न हो जाए, अनियंत्रित न हो जाए, इसलिए शास्त्र बनता है। और जब शास्त्र कठिन हो जाता है तो उसी से लोक निकलता है। इसलिए लोक और शास्त्र में एक सामंजस्य होना, समन्वय होना बहुत आवश्यक है और बहुत जरूरी है। और हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति की पूरी परंपरा को देखिए तो लोक और शास्त्र दोनों साथ साथ चले हैं। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो उसमें संवाद हैं, जो डायलॉग्स हैं, वो लोक भाषा में लिखे गए हैं। हमारी जो कलाएं हैं उन कलाओं में लोक कलाएं और शास्त्रीय कलाएं साथ साथ चलती हैं। शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत साथ साथ चलता है। आपने इन सबको साथ साथ में समायोजित करने का प्रयास किया है। मिस अंकिता का जो शोध पत्र है, डिजिटल युग में भारतीय ज्ञान परंपरा और बाल मन, आधुनिक बाल कथाओं के सामाजिक संस्कृति का प्रभाव का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और यह प्रयास वास्तव में सराहनीय है, बहुत अच्छा है। उन्होंने इसको प्राचीन परंपरा से जोड़ने की कोशिश की है और ये कहा है कि जब हम लोग बच्चे थे तब इस तरह से डिजिटल युग से नहीं जुड़े हुए थे, डिजिटल क्रांति से नहीं जुड़े हुए थे। हमारा जो पालन पोषण हुआ था, हमने नानी से कहानियाँ सुनी, दादी से कहानियाँ सुनी। एक चीज़ हम इसमें और जोड़ना चाहेंगे कि हमारा बालमन ही नहीं प्रभावित हुआ है,
आज का जो समाज है उसमें हमारा युवा मन और मन कभी बूढ़ा नहीं होता है, लेकिन जो लोग बूढ़े हो गए हैं उनके मन में भी डिजिटल से प्रभावित हैं। एक ही कमरे में रहते हैं और सभी लोग अपने-अपने मोबाइल में संलग्न रहते हैं। एक ही कमरे में 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग रहते हैं, लेकिन साथ-साथ रहते हुए एक-दूसरे से कटे हुए हैं। तो हम कैसे इस क्रांति को हम कैसे डिजिटल क्रांति को हम कैसे दोषारोपित कर सकते हैं कि हमारा जो बाल मन है, वह इससे प्रभावित हुआ है। इससे तो सभी लोग प्रभावित हैं। हाँ, इस क्रांति को हमको अपनी उपयोगिता के अनुसार उसका उपयोग करना चाहिए। हमारे जो लक्ष्य हैं, जो हमारा केंद्र है, यदि बच्चे को हमको ठीक से पालन-पोषण करना है तो उसको अ, मोबाइल से दूर रखना चाहिए, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और हम देखते हैं कि प्रायः घरों में बच्चा यदि रो रहा है, उसको हमको बहलाना है, उसको हमको फुसलाना है, चुप कराना है, तो उसको हम मोबाइल दे देते हैं। तो यदि इस दुष्प्रभाव से हमको बचाना है और पुनः बाल कथाओं के माध्यम से उनमें संस्कारों को आरोपित करना है, तो इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। सभी लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। आपने इसको रेखांकित करने का प्रयास किया है। अगला जो शोध पत्र है, वह डॉक्टर संगीता जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर संगीता बहुत ही कर्मठ हैं, बहुत ही परिश्रमी हैं, अध्यवसायी हैं और वे शोध कार्य में लगी रहती हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य में भारतीय ज्ञान परंपरा का पूरा सर्वेक्षण किया है। भक्ति काव्य को उन्होंने अधिक जोड़ा और उसके बाद में छायावाद, वाल्मीकि और मैथिली शरण गुप्त जी को भी कोट किया। कल हमने एक बात कही थी कि ज्ञान कभी प्राचीन नहीं होता है, ज्ञान ज्ञान होता है। और हम जो बात कर रहे हैं वह बात कर रहे हैं अपने भारतीय ज्ञान के प्रवाह की। और जहाँ प्रवाह रुकता है वहाँ उसमें कमी आने लग जाती है। पानी यदि ठहर गया तो उसमें बदबू आने लगती है, सड़ान आने लगती है। और आप सभी जानते हैं कि कोई नहीं चाहता है कि हमारा कोई अंग इस तरह से रोगग्रस्त हो जाए। कभी-कभी डॉक्टरों को भी विवश होता है कि ऐसे रोगग्रस्त सड़ाब्ध अंग को काट देने के लिए। तो हमारी यहाँ परंपरा रही है कि जो चीज़ें रिलेवेंट नहीं रही हैं उनको हम छोड़ते रहे हैं और जो चीज़ें समाज के अनुरूप रही हैं उनको हम जोड़ते रहे हैं। और जो ये विषय है, विषय का लक्ष्य भी यही है। हम पुरानी चीज़ों में शोध करें, उनके ज्ञान का संग्रहण करें और उसको आज के अनुरूप बनाएं, उसमें कुछ नया ऐड करें, नया कुछ जोड़ें। मसलन राम की कथा का उल्लेख किया गया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के प्रारंभ में ही लिखा है, नाना पुराण निगमागम समतम क्वचिदन्यतो अपि। नाना पुराण, अनेक पुराणों को पढ़ा, निगम आगम, वेदों को पढ़ा, आगम को पढ़ा, शास्त्रों को पढ़ा और इतना ही नहीं, क्वचित अन्यतो अपि, अन्य कहीं से भी राम कथा मिल गई तो उसको भी अपने संज्ञान में रखा, उसको भी अपने ध्यान में रखा, उसके बाद राम की कथा का निर्माण किया। तो वाल्मीकि की कथा है और बहुत सारी कथाएं आई। कंबन की कथा आई, कृतिवास की कथा आई। आधुनिक काल में बहुत सारे कवियों ने, भारतीय भाषाओं के कवियों ने और विदेशी भाषाओं के कवियों ने भी राम की कथा को
साहित्य में कविता के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से उतारा। तो क्या वह पुरानी चीज है? पुरानी नहीं है। उन्होंने उस कथ्य को लेकर के उसमें नया जोड़ा, तभी वह अधुनातन बनी। जो कवि होता है वह त्रिकालदर्शी होता है। वह पुरातन को देख चुका होता है, वर्तमान को जीता है और भविष्य की कल्पना करता है। तो ऐसे कथाकारों ने, ऐसे रचनाकारों ने अपने कला के माध्यम से, अपनी कल्पना के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। ऐसा विहंगावलोकन आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया। विधि आर्य ने अपने शोध पत्र में इस बात पर जोर दिया है, इस बात पर बल दिया है कि साहित्य और प्रकृति को का अंतः संबंध बना रहना चाहिए। साहित्य क्या कोई भी प्रकृति से अलग हो ही नहीं सकता है। हम प्रकृति के बिना अपना जीवन संचालित ही नहीं कर सकते। हम प्रकृति के तत्व ही हैं। दुर्भाग्य यह है कि आज हम प्रकृति का अति दोहन कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के कारण, अपने लोभ को पूरा करने के लिए हम उनका दोहन कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। उन्होंने टैगोर के काव्य में नेचर की बात की, रस्किन बॉन्ड के काव्य में नेचर की बात कही, और इस तरह से अपने शोध पत्र को प्रकृति और एथिक्स के माध्यम से समृद्ध करने का प्रयास किया, जो बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा है। वंदना ने तेजस शर्मा की कथाओं में प्रवासी अनुभव और पहचान के द्वंद्व की बात रखी और संस्कृति को परिभाषित करने का प्रयास किया। संस्कृति तो संस्कृति है। संस्कृत का अर्थ ही है सुधरा हुआ होना। संस्कृत का अर्थ ही है संस्कार से युक्त होना। तो संस्कृत के रूप नहीं होते हैं, रूप होते हैं, प्रकार होते हैं उस संस्कृत को व्यक्त करने वाली सभ्यता के। आज हम जिस सभ्यता के दौर में चल रहे हैं और जिन पाश्चात्य सभ्यताओं से आक्रांत अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, इस प्रवृत्ति से अपने आप को मुक्त करने की आवश्यकता है। यदि हम उससे अपने आप को मुक्त करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा पर गर्व का भी अनुभव करेंगे और इसको समृद्ध करने का एक प्रयास भी करेंगे। इसी तरह से जो अन्य वक्ताओं के शोध पत्र रहे हैं, चाहे वह डॉक्टर लीना पुंडीर का रहा हो, चाहे डॉक्टर राजकुमार चौरसिया का रहा हो, चाहे हिमांशु आर्या जी का रहा हो, चाहे डॉक्टर निशा साहू का रहा हो, सब लोगों ने इस भारतीय ज्ञान परंपरा में कुछ नया जोड़ने का सार्थक प्रयास किया है। डॉक्टर लीना पुंडीर ने ट्रांसलेशन पर जोर दिया। ट्रांसलेशन एक विधा है और इस विधा के माध्यम से हम विश्व में प्रसारित ज्ञान से अपने आप को जोड़ सकते हैं और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ क्या घटित हो रहा है, किस तरह का ज्ञान है, इससे हम अपने आप को समृद्ध करते हैं। हमारे साहित्य का जो ट्रांसलेशन है वो बहुत हुआ है। मुझे याद आता है, कहीं मैंने पढ़ा था कि एक जर्मन का कवि था, जर्मन का दार्शनिक था गेटे। गेटे को कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल के अनुवाद की एक प्रति मिली।
और पहले उसका जो अनुमान था भारतीय साहित्य को लेकर के, वह बहुत कुछ अच्छा नहीं था। लेकिन जब उसने एक पृष्ठ पढ़ा, फिर उसको उसमें रुचि जागी, दूसरा पृष्ठ पढ़ा, तीसरा पृष्ठ पढ़ा, और एक ही सेटिंग में वह पूरा कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद पढ़ गया। और अनुवाद पढ़ने के बाद में अपने कमरे में नृत्य करने लगा। और फिर उसने कहा कि जिस रचना के अनुवाद में इतना आनंद है, उसके मूल में कितना आनंद होगा। और उसने अभिज्ञान शाकुंतल को पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा सीखी। तो अनुवाद की बहुत समृद्ध परंपरा है। इस परंपरा को और आगे विकसित रखना चाहिए, और अपने यहाँ के साहित्य को, अपने यहाँ की संस्कृति को, अपने यहाँ की कला को, अपने यहाँ के इतिहास को, अपने यहाँ के भूगोल को, अपने यहाँ के दर्शन को अनुवाद के माध्यम से भी आगे बढ़ाने का काम किया जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से आज क्या जितने भी सत्र हुए हैं, इन सभी सत्रों से हम सभी लोग लाभान्वित हुए हैं। और जितने भी शोधार्थी और विद्वज्जन हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार से जुड़े हुए हैं, वास्तव में उन्होंने ही इस सेमिनार को पूर्ण, सार्थक और सुंदर बनाने का एक सफल प्रयास किया है। उन सभी का योगदान है, जिनके योगदान के कारण हम यह अंतर्राष्ट्रीय जो सेमिनार है, इसको हम सफल कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं सभी लोगों को, मुख्य रूप से जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उसको साधुवाद देता हूँ, उसको धन्यवाद देता हूँ। आयोजक सचिव हमारे डॉक्टर सौरभ सिंह, डॉक्टर तनुजा जी, डॉक्टर गणेश चंद्र जी, डॉक्टर मुकेश जी, डॉक्टर रजनी बाला, डॉक्टर दीपक, डॉक्टर सुनीता, डॉक्टर सरिता जी, धर्मेंद्र जी जो इस समय उद्घोषक का काम कर रहे हैं, डॉक्टर धनेन्द्र जी, हम लोगों को भारतीय ज्ञान परंपरा से अपने आप को स्वस्थ बनाने की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, देवराज जी, सभी लोगों का मैं आभार भी प्रदर्शित करता हूं और सब लोगों को मैं धन्यवाद भी देता हूं। कुछ लोगों के नाम छूट सकते हैं। वास्तव में इस तरह के काम बड़े कठिन होते हैं, लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझता हूं कि हमारी जो टीम है, हमारे जो साथीगण हैं, वो बहुत परिश्रमी हैं। हमारी ज्ञान की कोई भी इस तरह की इच्छा होती है, उस इच्छा को पूरा करने में ये लोग तन मन से समर्पित हो जाते हैं, संकल्पित हो जाते हैं। तो इसके लिए हम उन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके बहुत ही महत्वपूर्ण फीडबैक के लिए। आशा है कि इस सत्र में जो भी प्रतिभागियों ने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया, उन्हें सर से महत्वपूर्ण टिप्स मिले होंगे अपने शोध पत्रों में सुधार के लिए। इसी के साथ ही मैं आज के इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वितीय दिवस के भी समाप्ति की घोषणा करना चाहूंगी। पर इससे पहले, क्योंकि हमारे साथ एक शोध पत्र प्रस्तुतकर्ता हमारे महाविद्यालय के श्री देवराज जी हमारे साथ ही मौजूद हैं, तो मैं निवेदन करूंगी प्राचार्य महोदय जी से कि उनका शोध पत्र प्रस्तुतिकरण का प्रमाण पत्र उन्हें भेंट करें।
धन्यवाद सर। और इसी के साथ ही मैं इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए डॉक्टर गणेश चंद्र जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आएं और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की समाप्ति की घोषणा करें। यज्ञव्रत शर्मा जी, आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं वैसे तो उत्तराखंड से ही हूँ और पाबो जैसी जगह पे मेरा फिजिकल मतलब ऑफलाइन अटेंड करने का मन था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से नहीं कर पाया हूँ। आप सब लोग पूरी संयोजक समिति, प्रिंसिपल महोदय, सभी को साधुवाद के पात्र हैं इस तरीके के आपने कार्यक्रम को जो आयोजित किया है। यही मुझे कहना था। धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर नेक्स्ट टाइम जब हम इस तरीके का कार्यक्रम करेंगे तो बिल्कुल ऑफलाइन प्रेजेंट होने की कोशिश कीजिएगा। जी बिल्कुल मैम, एकदम। जी जी। धन्यवाद डॉक्टर तनुजा मैम। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वितीय दिवस के समापन सत्र पर मंचासीन महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर एस पी शर्मा जी, माननीय मुख्य अतिथिगण, विशिष्ट वक्तागण, विद्वज्जन, देश विदेश से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन के माध्यम से पधारे सम्मानित प्राध्यापकगण, शोधार्थी, प्रतियोगी, प्रतिभागी एवं उपस्थित सभी छात्र छात्राओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज राजकीय महाविद्यालय पाबो पौड़ी गढ़वाल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारतीय ज्ञान परंपरा गौरवशाली अतीत से सतत एवं नवाचारी भविष्य की ओर के सफल समापन अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष एवं गौरव एवं आत्मीयता का प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। सर्वप्रथम मैं इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि प्रोफेसर एन के जोशी जी का हृदय से हार्दिक आभार एवं अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। माननीय कुलपति महोदय ने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर इस सम्मेलन में अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की तथा अपने प्रेरणादायी विचारों एवं मार्गदर्शन से हम सभी को लाभान्वित किया। आपके विद्वतापूर्ण उद्बोधन ने सम्मेलन को नई दिशा एवं ऊर्जा प्रदान की। हम सभी आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तथा आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस आभार क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य एवं इस सम्मेलन के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर एस पी शर्मा जी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिनके कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी मार्गदर्शन एवं सतत प्रेरणा से यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अत्यंत सफल एवं गरिमामय रूप से संपन्न हो सका। इस आभार क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं देश विदेश से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पधारे सभी मुख्य वक्ताओं, प्रमुख वक्ताओं, विशिष्ट वक्ताओं, तकनीकी सत्रों के अध्यक्षों, संयोजकों एवं मॉडरेटर महोदयों का भी हृदय से अभिनंदन एवं धन्यवाद करता हूँ। आपके ज्ञानवर्धक व्याख्यानों एवं बहुमूल्य विचारों ने भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध आयामों को नई दृष्टि एवं नई ऊर्जा प्रदान की है। इसी आभार क्रम में मैं
विभिन्न विश्वविद्यालय, विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं शोध संस्थानों से जुड़े सभी सम्मानित प्राध्यापकगण, शोधार्थियों एवं प्रतिभागियों का विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपने उत्कृष्ट शोध पत्रों एवं एकेडमिक सहभागिता से इस सम्मेलन की विद्वता, गरिमा को और अधिक समृद्ध बनाया। मैं इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजक सचिव डॉक्टर सौरभ सिंह जी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक आभार एवं अभिनंदन व्यक्त करता हूं, जिनके उत्कृष्ट समन्वय एवं सतत प्रयासों से यह सम्मेलन अत्यंत सफल एवं गरिमामय रूप से संपन्न हो सका। आपकी संगठन क्षमता, समर्पण एवं सक्रिय भूमिका ने इस आयोजन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके लिए हम सभी आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं तथा आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। आगे मैं बहुत महत्वपूर्ण आभार व्यक्त करने जा रहा हूं। किसी भी सफल आयोजन की रीढ़ और उसका कुशल संचालन होता है, और इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को सफलता के शिखर तक पहुंचाने में हमारी मंच संचालिका डॉक्टर तनुजा रावत, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपने प्रथम दिवस से लेकर के द्वितीय दिवस के समापन तक अपने प्रभावी अभिव्यक्ति और कुशल नेतृत्व से इस मंच की गरिमा को पूरे 2 दिनों तक निरंतर बनाए रखा। जिस प्रकार आपने विभिन्न सत्रों, विद्वान वक्ताओं और तकनीकी बारीकियों के बीच एक सुंदर सामंजस्य बिठाया, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वक्ता का उचित परिचय और सम्मान सुनिश्चित करना आपकी विशेषता को दर्शाता है। फिर एक बार मैं आपका मंच संचालिका के महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करने हेतु आपका बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। इस मंच के माध्यम से मैं समस्त आयोजन समिति के सम्मानित सदस्यों का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पूर्ण समर्पण, अथक परिश्रम एवं उत्कृष्ट समन्वय के साथ इस कार्यक्रम को सफलता के उच्च शिखर तक पहुंचाया। मैं महाविद्यालय परिवार के समस्त प्राध्यापकगण, कार्यालय कर्मचारीगण, तकनीकी सहयोगियों, मीडिया टीम, शोध समन्वयकों, स्वयंसेवकों एवं छात्र छात्राओं का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनके निस्वार्थ सहयोग एवं अनुशासित कार्यशैली के कारण यह आयोजन अत्यंत सुव्यवस्थित एवं सफल बन पाया। अंत में मैं यहां उपस्थित सभी महान भावों के प्रति पुनः अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने अमूल्य समय, सहयोग एवं सहभागिता से इस सम्मेलन को ऐतिहासिक एवं सार्थक बनाया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना धन्यवाद ज्ञापन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार। थैंक यू सो मच।